गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और मैं आपके सामने डीके चौधरी और आप सभी का कैरियर विल ऐप पर स्वागत है। तो बेटा जो आज हमारा जो कल से नया बैच स्टार्ट हुआ है, तो इसमें पॉलिटी और मूल विधि का बहुत बड़ा योगदान है। पॉलिटी और मूल विधि मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं इस बात के लिए आपको इस बात का विश्वास दिला रहा हूं आप लोगों को कि पॉलिटी और मूल विधि से जो आपके लगभग 26 से 27 क्वेश्चन आएंगे और आप अमूमन हर क्वेश्चन को कर पाओगे। थोड़ा धैर्यता का आप लोगों को परिचय देना होगा और अपने अंदर जो एक जुनून है वो बना के रखना होगा। देन लगभग जो है जीएस के जो 40 क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 24 क्वेश्चन पॉलिटी और मूल विधि के लिए दिए गए हैं। तो पॉलिटी और मूल विधि का जो योगदान है वो ये है कि लगभग 16 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आते हैं और 8 क्वेश्चन आपके मूल विधि से आते हैं। लेकिन अगर हम देखें पिछले क्वेश्चन पेपर को उठा के तो लगभग 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो मेरा मानना खुद का ये है कि 40 में से एक एवरेजन 27-28 क्वेश्चन पॉलिटी और मूल विधि के हो जाएंगे और 27-28 क्वेश्चनों में से लगभग आप 25 क्वेश्चन बड़े आराम के साथ कर सकते हो अगर आप पॉलिटी और मूल विधि को सही ढंग से आप पढ़ते हो। तो आपका फिर से स्वागत है कैरियर विल ऐप पर और मैं आपके सामने डीके चौधरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मूल विधि का टॉपिक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो है हम स्टार्ट करवाएंगे आपको मूल विधि। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मूल विधि है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज का। हम सबसे पहले तो इसका जो सिलेबस है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। मूल विधि में कौन कौन से टॉपिक आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किन टॉपिकों पर आपको कैसे फोकस करना है, इन सभी बातों पर भी पूरे तरीके से फोकस होगा। किस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आना है और हमारी पढ़ाने की रणनीति क्या होगी और हम किस तरीके से जो है आपको आगे पढ़ाएंगे ताकि हम समय से पहले आप लोगों का सिलेबस भी करवा सकें और देन ऐसे क्वेश्चनों पर फोकस करा सकें ताकि आप जो है टारगेटेड तरीके से जो है क्वेश्चनों को फोकस कर सको। तो हर्ष साहब हैं, प्रियोम हैं, चंदेल हैं, सर लेट हूं हो जाते हो आप। बेटा लेट नहीं है, मैं तो आप लोगों का ही वेट कर रहा था। मैं लेट नहीं हूं, मैं आप लोगों का वेट कर रहा था। तो उसमें देख रहा था मैं आपको कि भाई आपके कमेंट आने शुरू हो तो मैं फिर अपनी क्लास शुरू कर दूं। ओके बेटा, देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये बैच है तो इस बैच में जो हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, हालांकि भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास मैंने शुरू कर दी थी और साथ में दो पोर्शन है। एक तो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरा पोर्शन है मूल विधि का। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पोर्शन आपका रहेगा इसमें लगभग 16 क्वेश्चंस रहेंगे और मूल विधि से लगभग 8 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल ये बनते हैं 24 क्वेश्चन। लेकिन अगर हम देखें तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि लगभग 27 के आसपास क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। तो टोटल जो आपका जीएस का पोर्शन होगा उसमें टोटल क्वेश्चन है 40 और जिनमें से पॉलिटी और मूल विधि की का जो वेटेज होगा वो लगभग आप ये मान के चलो कि 27 से 28 क्वेश्चन का वेटेज होगा। अगर आप मूल विधि और पॉलिटी को बहुत अच्छे ढंग से करते हो, क्योंकि आप लोगों के पास अब भी टाइम है, तो आप लगभग, मेरा ये खुद का मानना है कि दोनों को अगर आप अच्छे ढंग से कर लेते हो तो लगभग 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो। 24-25 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो बेटा आज की जो क्लास है मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई के लिए जो स्पेशल क्लास है वो स्टार्ट कर दी गई है और कल से ये बैच स्टार्ट हुआ है और उसमें पॉलिटी और मूल विधि का बहुत बड़ा योगदान है। पॉलिटी की क्लास आपकी 2:30 बजे से स्टार्ट हो चुकी है और जिसकी आज पहली क्लास मैंने दी भी है, और मूल विधि का जो टाइमिंग रहेगा वो आपका दूसरी क्लास का टाइमिंग जो है रात का ही रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कशन आपको करा रहा हूं कि कितने क्वेश्चन आपके जो ये आपका जो टारगेटेड यूपीएसआई
जो बैचेज है उसमें जो है कितने क्वेश्चन आते हैं ये मैंने आपको बताया। और आप अच्छे ढंग से अगर आप पॉलिटी और मूल विधि को कर लेते हो तो लगभग आप 24-25 क्वेश्चन आप लेके आ जाओगे। आप ये मान के मत चलो कि भाई 24 क्वेश्चन आते हैं, आप पीछे पेपर उठा के देखिए, लगभग 27-28 का एवरेज पॉलिटी के क्वेश्चनों का बन जाता है। टाइमिंग चेंज होगी बच्चे, टाइमिंग वो 9 से ही रहेगी, लेकिन आज मैंने स्पेशल ये क्लास 8:30 बजे से रख दी है। ओके, अब देखो यहां पर हम मूल विधि का जो सिलेबस है वो होगा क्या, तो हम सबसे पहले सिलेबस के विषय में बता दें और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है इसके विषय में भी हम फोकस करते हैं। देखिए सिलेबस में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हम आईपीसी की बात कर लेते हैं, इंडियन पैनल कोड। तो इंडियन पैनल जो कोड है, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि ये 1860 है, भारतीय दंड संहिता इसको हम कहते हैं। ये काफी इंपोर्टेंट रोल निभाता है भारतीय दंड संहिता। दूसरा आपका सीआरपीसी है, आपराधिक दंड प्रक्रिया है। ये आपका 1973 है। फिर आपका जो है साक्ष्य, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलेंगे कि भाई ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, यानी कि साक्ष्य अधिनियम भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज्यादा भूमिका नहीं होती। इसको हम कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट है बच्चों, वो 1872 का है। ठीक है, तो 1, 2 और 3, ये जो आईपीसी सीआरपीसी या जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसके विषय में बच्चे बहुत कम जानते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको इन्हीं में ही होती है। हालांकि अगर हम जो टोटल मूल विधि से जो आपके लगभग 8 से या 9 क्वेश्चन जो आपके आने हैं यहाँ से, तो उसमें आईपीसी का जो योगदान है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का योगदान इसी का होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक बार के लिए आप सीआरपीसी या जो इंडियन एविडेंस एक्ट ना भी पढ़ें और आईपीसी को सही ढंग से तैयार कर लें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। तो यानी कि आपका जो बहुत ज्यादा फोकस होगा वो आईपीसी पे होगा, और आईपीसी में इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि लगभग लगभग 100 या 125 जो इसके सेक्शन हैं उन पर मेरा फोकस होगा। और ये जो लगभग 100 या 125 जो इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं हैं, अगर इनको सही ढंग से आप तैयार कर लेते हो तो वो आपके लिए सफिशिएंट होंगी। तो यानी कि आपको सीआरपीसी, आईपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट में सबसे ज्यादा फोकस आईपीसी पे करना है और लगभग 8 या 9 क्वेश्चनों में से 3 या 4 क्वेश्चन आपके आईपीसी के ही बनेंगे। किसके बनेंगे बेटा? आईपीसी के। 13 क्वेश्चन जो आप कह रहे हो ना कि सर 13 क्वेश्चन और कहां से आएंगे, 40 में से लगभग 27-28 क्वेश्चन इसके पूरे पॉलिटी और मूल विधि के बन जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के बनेंगे, 2-3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के बनेंगे, फिर उसका करंट अफेयर्स भी बनेगा, 2-3 क्वेश्चन आपके साइंस के बनेंगे और फिर 3-4 क्वेश्चन आपके जो है करंट अफेयर्स के बन जाएंगे। इस तरीके से तो मेजर जो पार्ट, मेन फोकस आईपीसी पे होगा। तो आपके सिलेबस में एक तो मूल विधि में ये है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो फिर जो है हम एक्ट की भी बात कर लेते हैं बेटा। इसमें मूल विधि के पोर्शन में तो कुछ एक्ट भी आते हैं। एक्ट का मतलब है कि कुछ कानून भी आते हैं। जैसे अगर हम कानूनों की बात करें तो लगभग आप ये मान के चलो बेटा 3 से लगभग 4 क्वेश्चन आपके यहां से भी बनेंगे। तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके कहां से बनने हैं, वो आपके यहां से भी बनेंगे। तो उसमें अब आपको पढ़ना क्या है बेटा, जैसे आप क्या पढ़ने वाले हो इसमें, जैसे मैं आपको बता दूं कि आप जो पढ़ोगे
सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। यानी कि कहने का मतलब है कि बेटा आरटीआई एक्ट 2005 आप पढ़ोगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम इसको हम कहते हैं ह्यूमन राइट एक्ट 1993। यानी कि कहने का मतलब है, लिख लो बेटा, सिलेबस लिखवा रहा हूं। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट है 1993 में पढ़ोगे। उसके बाद जैसे आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो एक्ट है 1989, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति आयोग है, यानी कि अधिनियम है। फिर आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, ये बेटा 1988 है। यानी कि कहने का मतलब है करप्शन प्रिवेंशन एक्ट। तो करप्शन प्रिवेंशन एक्ट है जो कि 1988 है। तो ये लिख लीजिए। तो मैं अभी आपको मूल विधि का पहले तो सिलेबस बता देता हूं, हमें फोकस किस किस पर करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा, और किस तरीके से हमें मूल विधि को पढ़ना है, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि जितने भी मूल विधि के क्वेश्चन आए कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड होकर ही आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम इस तरीके से चाहते हैं कि जो भी बच्चा हमसे पढ़ रहा है तो उसको निराशा ना हो। यानी कि हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा देंगे, पूरी जितना भी हमारा अच्छे से अच्छा कंटेंट है वो देने का प्रयास करेंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं बार बार अपने बेटा अपनी क्लास में एक बात ही कहता हूं, दो चीजें अपना लो, 4 से 5 महीने में ये पेपर होने वाला है। तो एक तो अपने अंदर एक जुनून पैदा कर लो सिलेक्शन के प्रति, अगर वो जुनून नहीं है तो सारी चीजें बेकार हैं। और एक पढ़ाई के प्रति एक ईमानदारी भी लेके आओ। यानी कि 5 महीने अपने आप को बिल्कुल पूरे तरीके से बुक कर दो। और बुक करने का मतलब है कि ना आपका कोई माँ बाप है, ना आपका कोई रिश्तेदार है, ना कोई आपका जो है रिलेटिव है, ना आपका कोई दोस्त है, बस अब आपके सामने आपकी पढ़ाई है। हालांकि बार बार हम अपनी क्लास में कहते हैं बेटा देखो, जो तुम्हारे मन में होगा करोगे तो तुम वही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी जो एक गाइडर की भूमिका होती है, मोटिवेटर की भूमिका होती है, एजुकेटर की भूमिका होती है। तो एक किस तरीके से आपको चलना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, तमाम तरह की जो चीजें होती हैं उन पे भी हम कहीं ना कहीं हमें बताना पड़ता है, ताकि अगर कहीं भी किसी भी तरीके से अगर आप भ्रमित हो रहे हो तो भ्रमित ना हो। मैं इतना भी आप लोगों से कह दूं कि अगर आप सुनने से शुरू कर रहे हो और आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी निराश मत हो, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर मैं एक जीरो से हायर की तरफ ही पढ़ाया जाएगा, यानी कि बेसिक से हायर की तरफ पढ़ाया जाएगा। बेसिक से हायर का मतलब है कि कोर्स तो पूरा कंप्लीट होगा आपका, लेकिन हमारा टारगेट उन चीजों पर सबसे ज्यादा होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस हिसाब से ट्रेंड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक रिजल्ट ओरिएंटेड देने का पूरा हमारा प्रयास होगा। समझे? तो कहने का मतलब है कि बेटा अगर आप बिल्कुल अब तक नहीं पढ़े हो तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पास अभी भी इतना टाइम है कि अगर सिलेक्शन लेने के प्रति आपका जुनून है और आज पूरे तरीके से आप सिलेक्शन के प्रति ईमानदार हो, तो आपके बेटा सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। समझे? खैर अभी मैं पहले सिलेबस के विषय में डिस्कशन कर दूं, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि फिर मूल विधि को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं और लगभग कितने दिन में इसकी क्लास खत्म हो जाएंगी।
बेटा अब जैसे एक अश्विनी पूछ रहे हैं सर एक्सपीरियंस कुछ बताओ। बेटा एक्सपीरियंस हमारा इतना है कि जितना यहाँ पर करवाया जाएगा ना, अगर इतना बेटा पढ़ लिए तो डीके चौधरी की 100% की गारंटी है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है। और झूठे वादे नहीं करते बेटा यहाँ पर। एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मेरा पॉलिटी 16 बैच आ चुका है, मैंने 16 बैच पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ झूठे वादे नहीं किए जाते कि आपसे कोई झूठा वादा कर रहे हैं। अगर कमी होगी तो बेटा आपकी तरफ से कमी होगी, आपकी ईमानदारी में कहीं ना कहीं कमी होगी। यहाँ कंटेंट देने में कोई कमी नहीं दे, यहाँ कंटेंट देने में कोई कमी नहीं होने वाली। जितना पढ़ा रहे हैं, अगर आंख बंद करके पूरी ईमानदारी के साथ बेटा उतना भी पढ़ लोगे ना, तो सिलेक्शन की गारंटी दे रहे हैं इस बात की। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं बार बार आपके अंदर जुनून और ईमानदारी की बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए तो कर रहा हूं कि अगर ये चीज तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता, बेशक हम कितना भी अच्छा कंटेंट यहां पर दे दें। इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा, अब तक अब भी नहीं पढ़े हो तो अब शुरू हो जाओ। अभी आपके पास इतना टाइम है कि सिलेक्शन ले सकते हो और एक अच्छी रैंक भी यहां पर लेके आ सकते हो। चलिए खैर, तो ये मैंने आपको बताया कि एक्ट कौन कौन से पढ़ते हैं, और ये एक्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मैं एक्ट भी बता रहा हूं कि जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से क्वेश्चन आते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से भी क्वेश्चन आए हैं। आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो एक्ट है, जिसको हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग कहते हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, इस पे भी फोकस होगा। फिर उसके बाद आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है बेटा। उसके बाद और कानून कौन कौन से पढ़ने हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम मुझे यार ये बच्चा पूछ रहा है कि सर आपका अनुभव क्या है? बेटा जिस जॉब की तुम तैयारी कर रहे हो ना, बेटा जिस जॉब की तुम तैयारी कर रहे हो, हमारे बच्चे तो वो भी हैं जो आपसे ऊपर अधिकारी बने हुए हैं। हम वाकई उन लोगों को बनाते हैं, ठीक है? आपके ऊपर डीएसपी होगा, आपके ऊपर एसएसपी होगा। तो अनुभव बेटा उनको तैयार करने का हमारा अनुभव है। खैर, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। उसके बाद पर्यावरण विधि है, तो आपको पर्यावरण विधि पढ़ना है। एनवायरमेंटल लॉ पढ़ना है। इसके अलावा आपको आईटी एक्ट पढ़ना है, या फिर पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, इसके विषय में पढ़ोगे। आईटी एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, इसके विषय में पढ़ोगे। इसके अलावा माल गुजारी या भू राजस्व एक्ट है, भू राजस्व अधिनियम है। यातायात अधिनियम ट्रैफिक लॉ है, इसके विषय में पढ़ोगे। और घरेलू हिंसा अधिनियम, जैसे महिलाओं से संबंधित आपके कानून हैं,
और अधिकार। तो ये तो मैंने आपको बताया बेटा एक्ट, जो कि आपको इन एक्ट पर फोकस करना है और लगभग 3-4 क्वेश्चन इन एक्ट से आ जाते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा योगदान आपके जो मूल विधि में है। तो ये जो लगभग 12-13 कानून हैं, तो इन 12-13 कानूनों से क्वेश्चन आता है। फिर इसके अलावा हम देखें तो जो आईपीसी है वहां से भी लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये 12-13 कानून पढ़ लो, आईपीसी को फोकस साइड ढंग से कर लो, तो लगभग 7-8 मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं। लेकिन हालांकि सिलेबस में और भी चीजें हैं, जैसे कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट में आपकी जो है आपका किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, जो जेंडर विभेद की बात की गई है कि उसके प्रति आपका क्या नजरिया है। तो एक कुछ थोड़े बहुत एप्टीट्यूड टाइप भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन है, अगर देखा जाएगा तो 1-2 क्लास में हो जाते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किस तरह का आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। उसमें भी थोड़ा सा मैं डिस्कशन करा दूंगा। लेकिन बट इसके अलावा जैसे सिलेबस में आप देखोगे, तो जैसे हम सिलेबस में और भी चीजें पढ़ने वाले हैं इसके अलावा, जैसे आपका न्यायिक समीक्षा है। ये क्या होता है, जिसको हम जुडिशल रिव्यू कहते हैं, या पीआईएल क्या है, या फिर आपका न्यायिक सक्रियतावाद क्या है, जुडिशल एक्टिविटीज। पीआईएल का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये है, इसको हम जनहित याचिकावाद कह देते हैं। महत्वपूर्ण, इसके अलावा न्यायिक केस है, और इसके अलावा जो है एप्टीट्यूड है एक तरह का, कि भाई आपका जो पुलिस जो एप्टीट्यूड है उसकी भी बात की गई है। तो यानी कि हम थोड़ा न्यायिक समीक्षा के विषय में पढ़ेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जनहित याचिकावाद क्या होता है, न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविटीज में क्या होता है, महत्वपूर्ण न्यायिक केस क्या है, और फिर पुलिस एप्टीट्यूड क्या है। तो कुल मिलाकर आपका सिलेबस बेटा यही सिलेबस है। तो हमने क्या सिलेबस में क्या पढ़ाया, हमने सिलेबस में देखा बेटा कि हमें अपने सिलेबस में, मूल विधि के सिलेबस में टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। और 8 से 9 क्वेश्चन करने के लिए आपको आईपीसी पढ़ना पड़ेगा, आपको सीआरपीसी पढ़ना पड़ेगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो आईपीसी है, सबसे ज्यादा फोकस आपको आईपीसी पे करना होगा, क्योंकि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके आईपीसी से ही आने वाले हैं। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या होता है, अभी मैं थोड़ा सा बता दूंगा इसके विषय में। तो कुल मिलाकर अगर हम इन तीनों टॉपिकों की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय दंड संहिता। और इसमें टोटल अगर हम चैप्टर की बात करें आईपीसी में, तो टोटल चैप्टर 23 है और 511 इसकी धाराएं हैं। लगभग 511 धाराओं में से लगभग आप ये मान के चलो कि 100 धाराएं, यानी कि 100 सेक्शन आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर 100 सेक्शन आपको बहुत अच्छे से याद है, और मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा मत पढ़ो, 100 सेक्शन बहुत होते हैं, और उन इंपोर्टेंट सेक्शन को मैं करवाऊंगा, उन्हीं पे फोकस करो, और उसी से आपके लगभग 3-4 क्वेश्चन बेटा हो जाएंगे। ठीक है, एक मतलब आईपीसी लगभग मैं आपको बता दूं कि लगभग 7 से 8 क्लास में मैं आईपीसी खत्म करवा दूंगा आपका। सीआरपीसी में 1 या 2 क्लास लगेंगी, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1 क्लास, यानी कि टोटल आप ये मान के चलो कि ये जो क्लासें हैं आपकी, लगभग ये 10 क्लास में आपका ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो 10 क्लास तो बेटा इसमें लगेंगी। फिर उसके बाद अगर हम देखें, फिर उसके बाद फिर महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है मूल विधि का। तो मूल विधि में जो एक्ट, जो कानून है, लगभग जैसे कानून हमने पढ़े 1 है, 2 है, फिर आपका 3 है, फिर 4 है, इस तरह के जो कानून है ये, फिर आपका 5 है, फिर आपका 6 है, फिर 7 है,
फिर 8 है, फिर बेटा 9 है, फिर आपका 10 है, फिर 11 है। तो लगभग इन 11 कानूनों को करने के लिए आप ये मान के चलो कि लगभग 10 से 12 क्लास इसमें लग जाएंगी। तो 10 क्लास आपकी किसकी हो गई बेटा? आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। 10 से 12 क्लास एक्ट की हो गई। और एक्ट अपने आप में काफी इंपोर्टेंट है, हर एक्ट को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। फिर उसके बाद आप ये मान के चलो बेटा, ये जो क्लास हैं लगभग आप ये मान के चलो कि लगभग 3 से 4 क्लास यहां पर होने वाली है। तो हम ये मान के चलते हैं कि टोटल 25 क्लासों में आपका ये टोटल जो है मूल विधि का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे मत समझो कि भाई हाँ बहुत विस्तार के साथ में इसमें जैसे एलएलबी में क्वेश्चन आते हैं, जैसे पीसीएचए में क्वेश्चन आते हैं, या फिर क्लैट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हम उस तरीके से नहीं पढ़ाने वाले इसमें। इसमें जो पढ़ाया जाएगा उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा जिस हिसाब से आपके यूपीएसआई में पेपर आता है, यूपीएसआई में क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है कि बिल्कुल हम रिजल्ट ओरिएंटेड होकर पढ़ाएंगे। और लगभग आप ये मान के चलो कि 25 क्लासों में आपका मूल विधि का पूरा टोटली सिलेबस आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, नहीं अब देखो जैसे आप लोगों का बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है कि सर क्लास कब कब होंगी। तो बेटा क्लास जो है आपकी जो होनी है वो मंडे टू फ्राइडे होगी। ठीक है, फिलहाल आपकी क्लास का जो टाइमिंग है वो 9 से 10 ही रहेगा। ये आज हमने स्पेशल क्लास 8:30 बजे से लगा दी। ठीक है, लेकिन टाइमिंग इसका 9 से 10 रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं आपकी सूचना के लिए कि मूल विधि की आज पहली क्लास है इस बैच की। लेकिन मूल विधि को अभी मैं स्टार्ट नहीं करवाऊंगा, लगभग 5-6 दिन के बाद मेरा स्टार्टिंग होगा। तो अभी जो पहली क्लास के बाद 5-6 दिन का ब्रेक रहेगा। तो 5-6 दिन के बाद फिर इसकी जो क्लास है प्रॉपर वे में डेली रेगुलर वे में स्टार्ट हो जाएंगी। ओके सर, यही टाइमिंग रखी, पीडीएफ इंग्लिश में होगा। हाँ, अब जैसे कुछ बच्चों के क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे कह रहे हैं, मैं उन क्वेश्चनों का जवाब भी दे दूं बेटा आपको। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक तो रही बात, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टीचिंग है यानी कि जो आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, ये पीडीएफ नोट्स जो है पहली बात तो वो हिंदी में भी होगा और वो इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, दूसरा आपका ये जो बोर्ड पीडीएफ है जो मैं लिखवा रहा हूं ये भी पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा आपको जिस तरीके से पढ़ाता हूं। और जो आपको टीचिंग मिलेगी, जो यहाँ पर बताया जाएगा, जो कंटेंट होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टीचिंग होगी। कहने का मतलब है कि जो बताया जाएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया जाएगा। तो ताकि इंग्लिश का भी बच्चा समझ सके और हिंदी का भी, यानी कि जो पढ़ाया जाएगा वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको जो क्लास नोट्स है वो भी आपको दे दिया जाएगा। और ये मूल विधि का जो बैच है तो आप लगभग ये मान के चलो कि टोटल जो क्लास है, हम ज्यादा से ज्यादा इसमें ये मान के चल रहे हैं कि टोटल क्लास जो होगी वो लगभग 25 से 30 क्लास में हम इसको फिनिश कर देंगे। 25 से 30 क्लास का मतलब है कि अगर हम 1 घंटे की भी क्लास मान के चलें तो लगभग 25 से 30 घंटे में ये पूरा सिलेबस आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये एक्ट, कुछ न्यायिकवाद और फिर आपका जो पीआईएल वगैरह क्या होता है, ये तमाम 25 से 30 घंटे में आपका फिनिश हो जाएगा। पूरे तरीके से टारगेटेड होगा। टारगेटेड बैच का मतलब ये नहीं कि आपका सिलेबस छुड़वा दिया जाएगा। टारगेटेड बैच का मतलब सीधा सीधा है कि हम उन पॉइंटों पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, उन बिंदुओं पर जो आपके लिए बहुत जरूरी है। पीडीएफ वगैरह बेटा जो है जैसे आपका जो बैच है वहां पर भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा। ठीक है, पॉलिटी स्पेशल बेटा अगले महीने में आएगा मेरा। पॉलिटी स्पेशल अगले महीने में आएगा। पॉलिटी कितने दिन में हो जाएगी बेटा? अभिषेक कह रहे हैं पॉलिटी बेटा लगभग आप ये मान के चलो कि भाई 60-70 घंटे तो पॉलिटी में लग ही जाएंगे। ठीक है, तो हम टोटल ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 100 घंटे में हमारा पूरा टारगेट है पॉलिटी का और इसका। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई भागम भाग होगी या सिलेबस में कुछ छुड़वा दिया जाएगा।
ठीक है, करवाया जाएगा पूरा पाठ्यक्रम, पूरा टोटल, लेकिन बट वही है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड होकर ज्यादा पढ़ाएंगे। एमसीक्यू का बेटा देखेंगे, हो सकता है एमसीक्यू तो आपको फ्री में भी मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज लाने की यूट्यूब चैनल पे भी, जिसमें एमसीक्यू सीरीज में चलाऊं और डेली 1 घंटे की एमसीक्यू सीरीज की क्लास करवाऊं। अब मैं बार बार जो अपनी क्लास में कहता हूं कि बेटा अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए बस 2 बातों पर फोकस करो। पहली बात, जो हमारे क्लास नोट्स हैं इसी पे फोकस करो, जो पढ़ा रहे हैं, जो आप क्लास नोट्स बना रहे हो। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों एमसीक्यू पर फोकस करो। एमसीक्यू का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जो आईपीसी से क्वेश्चन आए हैं या फिर एक्ट से क्वेश्चन आए उन पर टोटली फोकस करो, उनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालो। तो जितने ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकालोगे, जितना ज्यादा क्लास नोट्स को पढ़ोगे जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, यही आपका सिलेक्शन का तरीका होगा। मार्केट में आज हजारों बुक हैं, तुम 4-10 बुक खरीद के ले आओगे तो बेटा कंफ्यूजन और होगा। तो उन चीजों से भ्रमित होने से बचो। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो एक सेलेक्टेड माइंड से आप जो है तैयारी करिए। हाँ, पॉलिटी के लिए तो आपको घटना चक्र, आपको एमसीक्यू लेना ही है, लेकिन बात मैं मूल विधि की कर रहा हूं। तो मूल विधि के लिए मैं क्लास में आपको बता दूंगा कि कौन सा आपको जो है एमसीक्यू करने के लिए क्या आपको कौन सा पब्लिकेशन की बुक लेनी है। ओके, तो आज की क्लास में बेटा मैंने अभी जो आपको बताया कि मैंने एक तो सिलेबस पर डिस्कशन कराया और मैंने बताया कि आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, हिंदी इंग्लिश बायलुंगल एक तरीके से पढ़ाया जाएगा। और देन उन चीजों पर ज्यादा हमारा फोकस होगा जो एक एग्जाम का जो ट्रेंड चल रहा है, जिस हिसाब से लगभग मूल विधि को 25 से 30 क्लासों में खत्म कर दिया जाएगा। और जो पॉलिटी की क्लास आपकी स्टार्ट हुई है वो लगभग 60-70 क्लासें आराम से उसमें हो जाएंगी। ओके, रही बात आप जो बार बार कह रहे हो कि सर एमसीक्यू की बात, तो एमसीक्यू के लिए मैं खुद ही एक विचार बना रहा हूं कि आप सभी के लिए फ्री एमसीक्यू चलाए जाए ताकि आप सभी बच्चों को फायदा मिल सके। क्योंकि हम जानते हैं जब हम एमसीक्यू करवाएंगे तो उसका आपको फायदा सीधा सीधा उसका मिलेगा। समझे? कल क्लास बेटा नहीं होगी। अब ये सीधा सीधा जो क्लास है ये क्लास नहीं होगी, और मैं आज पहली क्लास है इस बैच की। और मैं आपको बता दूं कि अब लगभग 5-6 दिन के बाद आपकी क्लास होने वाली है। ओके, 5-6 दिन के बाद हम फिर शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे हम थोड़ा सा एक बात कर लें कि आईपीसी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा एक मैं हल्का सा एक डेमो दे दूं। ठीक है, देखिए आईपीसी में जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई आपको रही बात आईपीसी है, आपका सीआरपीसी है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि इंडियन जो एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस जो एक्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना है। सबसे ज्यादा बेटा किस पे फोकस करना है? इस पे फोकस करना है। अब आईपीसी के विषय में तो आप जानते हो कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड, इसको हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भारतीय दंड संहिता। अब ये जो भारतीय दंड संहिता है ये 1860 की है, हालांकि इसको लागू हुआ था ये 1862 में, यानी कि 1 जनवरी 1862 से लागू हो गया था। अब ये अपने आप में क्या एक कानूनी तो है। आप जानते हो कि संविधान और कानून में अंतर होता है। संविधान तो अपने आप में एक सर्वोच्च विधि माना जाता है, सुप्रीम लॉ माना जाता है, और हमारे देश के जितने भी कानून बनते हैं वो सब संविधान के नियमों के अनुसार ही बनते हैं। हमारे देश में हजारों कानून है, जैसे मैंने अभी कुछ कानूनों की बात करी, तो आईपीसी भी तो अपने आप में एक कानून है। लेकिन कोई भी कानून होता है वो उसकी बुकलेट मार्केट में आपको अलग से मिल जाएगी, लेकिन हर कानून जो है चैप्टर में विभाजित होता है और चैप्टर को हम सेक्शन धाराओं में विभाजित कर देते हैं। तो संविधान जो होता है वो संविधान की बुकलेट अलग होती है, कानूनों की बुकलेट आपकी अलग होती है। लेकिन कोई भी कानून किसी भी सेक्टर के लिए बनाया जाता है तो वो हमेशा संविधान के अनुसार ही बनता है, ये दिमाग में आप रख लेना। अब बात यहां पर बेटा ये आती है कि जो कानून होता है वो चैप्टर में विभाजित होता है, चैप्टर को हम सेक्शन धाराओं में विभाजित कर देते हैं। लेकिन जो संविधान होता है वो जो है भागों में विभाजित होता है और भागों को हम आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में विभाजित कर देते हैं। ओके, समझे इस बात को?
सर आप मेरे कमेंट नहीं देख रहे हैं। सूर्या बेटा क्या कहना चाह रहे हो? कमेंट शो नहीं हो रहे हैं बेटा। कमेंट अब देखो, कमेंट ज्यादा पढ़ते हैं तो इससे और क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। सर बताएं घटना चक्र का पुनरावलोकन बुक लेना सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, पॉलिटी का जो घटना चक्र का जो पुनरावलोकन है, जो आईएसपीसीएस की जो घटना चक्र की एमसीक्यू आती है पॉलिटी की स्पेशल, वो ले लो, ठीक है। उससे आपके पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे और वो सभी बच्चों को लेना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि पॉलिटी के लिए तो आप घटना चक्र ले लो। पॉलिटी का जो आईएसपीसीएस का घटना चक्र है, सेपरेट बुक आती है। और मेरी भी नहीं देखते हैं आप सर आदर्श। ओके सर, थैंक्स यू। और पॉलिटी टाइम क्लैश अरे टाइम क्लैश नहीं होगा बेटा, परेशान मत हो। टाइम क्लैश कैसे हो रहा है? 2:30 से हो रही है ना क्लास उसकी, तो पॉलिटी की। और ज्योग्राफी की क्लास जो है पहले ही हो रखी है, वो तो 2:15 तक खत्म हो जाएगी। मूल विधि के लिए कौन सी बुक लें? बेटा मूल विधि के लिए अभी कोई बुक मत लो। मूल विधि के लिए आपको कोई बुक लेनी भी नहीं है। मूल विधि के लिए सिर्फ आपको एमसीक्यू निकालने हैं। पॉलिटी की भी कोई बुक नहीं लेनी, सिर्फ आपको एमसीक्यू निकालने। और एमसीक्यू इसलिए निकालना है कि टीचर हमें सही तरीके से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, ये आपको देखना है। साथ में अपने लेवल को अच्छा बनाना है और साथ में आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आगे करना है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन एमसीक्यू निकालते हो बेटा, तो उससे जो है टीचर की क्वालिटी भी जज होती है और उससे आपकी अपनी खुद की क्वालिटी भी जज हो जाती है। इसलिए सबसे ज्यादा बेटा अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करके चलना है। लेकिन फोकस आपको बेटा तब करना है जब आप टॉपिक को पढ़ ले। ऐसा नहीं कि बिना टॉपिक पढ़े आप उस टॉपिक के क्वेश्चन निकाल रहे हो। जैसे मान लो मैंने आईपीसी पढ़ा दिया, तो आईपीसी मैंने पढ़ा दिया तो आईपीसी के क्वेश्चन निकालो। मैंने सीआरपी पढ़ा दिया तो सीआरपीसी के क्वेश्चन पढ़ निकालो। मैंने एक्ट पढ़ा दिए तो फिर एक्ट के क्वेश्चन निकालो। तो एक तरीका होता है बेटा ये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जरूर निकालिए अगर अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हो। तो हमारा फोकस इस बात पर रहेगा। एक फ्री में सीरीज हो सकता है, फ्री सीरीज भी आप लोगों के लिए निकालूं और उस फ्री सीरीज में जो है आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में करवाऊं। क्योंकि उद्देश्य बेटा यहाँ पर ये नहीं है कि भाई आपसे पैसा कमाया, ठीक है। उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जितना भी बच्चा पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन भी होना चाहिए। आप दूर दराज के गांव से बिलोंग करते हो, आप में से बहुत से सर्विस में हैं, आप में से अधिकतर ज्यादातर बच्चे जो है पुलिस में भी होंगे, जो अपनी रैंक को बढ़ाना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं। तो बेटा साकार, अपने सपने को साकार करने का टाइम बेटा आ चुका है, ठीक है। बस अपने अंदर वो ईमानदारी बनाए रखो, वो जुनून पैदा करके रखो कि मुझे हर हालत में सिलेक्शन लेना है। तरीका हमारा होगा, गाइडेंस हमारी होगी, मेहनत आपकी होगी, कंटेंट हमारा होगा, ईमानदारी आपकी होगी। हालांकि ईमानदार हम भी रहेंगे अपने कंटेंट के प्रति, लेकिन वो जोश अगर नहीं रहा बेटा तुम्हारे अंदर तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ध्यान रखना। खैर, थोड़ा सा मैं अब इसमें थोड़ा हल्का सा मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं आईपीसी के विषय में बता रहा था आप लोगों को कि जैसे हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, आईपीसी की। तो जब हम आईपीसी की बात कर रहे हैं तो इसमें आईपीसी में देखें तो चैप्टर 23 है और फिर आपका क्या है, 511 धाराएं हैं। पहली बात तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता क्या बताता है? भारतीय दंड संहिता बताता है कि जो क्राइम है, अपराध की परिभाषा को बताता है कि डेफिनेशन ऑफ जो ऑफेंस है उसकी परिभाषा को, और अपराध के दंड को बताता है। दो ही चीजें क्लियर करता है, अपराध का दंड, कि पहली बात तो उस अपराध की, उस ऑफेंस की परिभाषा क्या है, और दूसरा उस ऑफेंस के लिए दंड पनिशमेंट कितना है। टोटल अगर हम देखें तो इसमें जो टोटल चैप्टर है बेटा, इस टोटल जो चैप्टर है इसमें 23 है। और दूसरा इसमें जो सेक्शन है, सेक्शन का मतलब है धाराओं में बटा होता है। और धाराएं कितनी हैं? तो धाराएं जो है बेटा, ये इसमें जो धाराएं हैं वो आपका 511 है। अब आपको डर लगने लगा कि सर 511 धाराएं कैसे याद करेंगे? तो बेटा 511 धाराएं नहीं पढ़ाएंगे आपको। आप बिल्कुल, मेरा ये खुद का मानना है कि मैं 100 धाराओं पर बहुत ज्यादा फोकस करूंगा और 100 धाराएं याद कर लेना, गारंटी मैं दे रहा हूं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ गया? उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि इनमें सेक्शन में आपको सिर्फ 100 धाराएं आपको सही ढंग से पढ़नी है और उसी पे फोकस करना है। ठीक है, हालांकि आईपीसी को लेकर क्वेश्चन, जैसे कोई चैप्टर है, जैसे चैप्टर में अगर हम बात करने लगे कि भाई चैप्टर 16 है वो किससे संबंधित है, तो वो चैप्टर जो 16 है वो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। चैप्टर 17 किससे संबंधित है, तो उसका संबंध जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराध से संबंधित है, यानी कि संपत्ति के लिए जो अपराध होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि भाई क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है। फिर सेक्शन से भी क्वेश्चन आता है कि भाई जो सेक्शन है कि भाई जो चोरी है वो हमारे चोरी की जो परिभाषा है वो हमारे किस सेक्शन में दिया है, तो 378 में दिया है। या पूछेगा जो आपराधिक कानून जो मानव वध है वो किस सेक्शन में, तो उसकी परिभाषा किस में दी हुई है, तो 299 में भी दी हुई है। मर्डर की परिभाषा किस में, 300 में है। जब आपराधिक मानव वध होता है जिसको हम कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं, तो ये जो कल्पेबल होमिसाइड होता है तो ये 304 में इसका दंड का प्रावधान है। धारा 302 में जो है मर्डर का प्रावधान है। ठीक है, जो रेप है, जो जिसको हम रेप कहते हैं, उसकी परिभाषा किस में दी गई है। ठीक है, धारा 375 क्या है, 376 क्या है, डिफेमेशन मानहानि कहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो इंपोर्टेंट धाराएं होंगी बेटा उस पर पूरा फोकस किया जाएगा। क्लियर है? तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। हम बहुत ज्यादा इसमें एक एलएलबी की तरह या पीसीएसजे की तरह बहुत विस्तार के साथ नहीं पढ़ाएंगे। मैंने बता दिया कि लगभग आप ये मान के चलो 7 से 8 क्लासों में मैं पूरी आईपीसी आपकी फिनिश करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए चिंता मत करना। तो उसी हिसाब से पढ़ाएंगे जिस हिसाब से पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। टाइम टेबल बेटा जो आप देखते हो ना, टाइम टेबल जो आपका बैच है जहां पर आप क्लास चल रही है, तो उस पर ऊपर देखो, एक आपको जो ऊपर जो है एक कुछ बटन सा दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना तो उस पर पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा कि कौन सी क्लास कितने बजे होगी। ठीक है, सर नहीं सर, धारा 511 पूरा, अरे भाई नालायक हो तुम, हो पूरे के पूरे तुम नालायक। 511 धारा में एक एक करके पढ़ाऊंगा तो बेटा फिर तुम 6 महीने के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि कुछ नालायक तो ऐसे हैं कि नहीं सर धाराएं एक एक पढ़ाओ। अरे भैया पॉलिटी मेरा मूल विधि स्पेशल बैच चल रहा है, एक एक धारा पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, उसमें आ जाओ फिर। मूल विधि जो मेरा स्पेशल बैच चल रहा है उसमें मैंने एक एक धारा करके पढ़ाई है। ठीक है, जो पीसीएस जे का भी जो बच्चा है अगर उसको लेना चाहे तो ले सकता है। ठीक है, उसी हिसाब से उसमें पढ़ा रहा हूं मैं। तो बेटा एग्जाम के ओरिएंटेड व्यू से पढ़ाई जाती हैं चीजें। हालांकि धाराएं ऐसी बात नहीं है कि उसमें अगर आप मूल विधि के बैच में पढ़ रहे हो तो आपके लिए कुछ गलत है। ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप यहीं से धाराएं सीख के जाओगे, तो क्योंकि ये ट्रेनिंग में तो आपको वैसे भी धाराएं सीखनी है, वहां पर भी सीआरपीसी पढ़ाया जाएगा, वहां पर भी आईपीसी पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है। बेटा देखो, एक मैं कितनी धाराएं पढ़ाऊंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैं इसी हिसाब से धाराएं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब इससे भी ज्यादा मैं कुछ कह सकता हूं, मैं 511 धाराएं पढ़ाऊं या 811, मैं 100 पढ़ाऊं या 150 पढ़ाऊं। ठीक है, तो तुम्हारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। हाँ, आईपीसी के अलावा जो एक्ट है मैंने सिलेबस में लिख तो दिया ना, वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो सिलेबस में लिखा है सब चीजें। अब जैसे यहां पर तुम सीआरपीसी देखोगे तो इसको हम आपराधिक दंड संहिता कहते हैं। इसको हम आपराधिक, जैसे हम कहते हैं इसको हम दंड संहिता कहते हैं। तो ये जो है अपराध की प्रक्रिया के विषय में बताता है। अपराध की जो उसकी प्रक्रिया होती है कि भाई किस तरीके से जो आपराधिक मामले हैं उसकी प्रक्रिया क्या होगी। इसमें टोटल देखा जाए तो बेटा इसमें 37 चैप्टर हैं। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, 37 चैप्टर हैं। और इसमें टोटल जो धाराएं हैं जिसको हम सेक्शन कहते हैं, तो वो लगभग 484 धाराएं हैं। कितनी धाराएं, 484।
तो सिंपली अगर देखा जाए तो आईपीसी जो है अपराध की परिभाषा और अपराध के लिए दंड की बात करता है। टोटल चैप्टर इसमें जो है 23 है और 511 धाराएं हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं। सीआरपीसी से कभी कभी एक आध क्वेश्चन आता है, लेकिन सीआरपीसी क्या होता है? इसको हम आपराधिक दंड संहिता कहते हैं। ये अपराधों के लिए जो प्रक्रिया होती है कि किस तरीके से कोर्ट में केस जाएगा, वारंट का मतलब क्या, समन का मतलब क्या होता है, संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, वो कंपाउंडेबल अपराध होगा या नॉन कंपाउंडेबल अपराध होगा, ये तमाम तरह के पॉइंट इसमें यहाँ आ जाते हैं। डीएम के पास कौन सी पावर होगी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट कौन होता है, दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट कौन होते हैं, इस तमाम तरह की चीजें यहाँ पर हैं। और चैप्टर इसमें टोटल 37 है, धाराएं इसमें बेटा 484 है। फिर साक्ष्य अधिनियम है। वैसे साक्ष्य अधिनियम से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, कभी एक आध बार कभी कोई क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा बहुत इसका एक रफली आइडिया साक्ष्य अधिनियम का दे दिया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम एक्ट पढ़ाएंगे बेटा, और एक्ट में जो 12-13 एक्ट है उसको पूरे विस्तार के साथ पढ़ाएंगे। फिर पीआईएल को भी पूरा फोकस करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है इस पे पढ़ाएंगे। फिर एक जो आपका जो कुछ न्यायिक वाद भी उसमें पढ़ाएंगे, और देन इसके अलावा जो पुलिस एप्टीट्यूड है उससे संबंधित जो पॉइंट है उन पर पूरा डिस्कशन हम करा देंगे। ओके। पुलिस एप्टीट्यूड मतलब है कि आपकी जो जेंडर जो एक सेंसिटिविटी है वो क्या होनी चाहिए, महिलाओं के प्रति आपका किस तरह का भाव होना चाहिए, एक पुलिस में आपकी किस तरह की सोच होनी चाहिए, इसको हम एक पुलिस एप्टीट्यूड भी कह देते हैं। ओके। वो थोड़े बहुत पॉइंट, वो ज्यादा नहीं, 2 दिन की क्लास में वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है। अरे नालायको, तुम सारे के सारे बन जाओगे, ये समझ लो कि बस मिठाई का इंतजाम कर लो तुम। ठीक है। मिठाई का इंतजाम कर लो बेटा अभी से ही। लेकिन एक बात ध्यान रखना, धैर्यता बना के रखना। मैं अब भी आप लोगों से कह रहा हूं, धैर्यता बना के रखना, और बेटा ईमानदारी के साथ आज से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। लगभग जीएस में भूमिका बेटा ये समझ लो मेरी भूमिका है पूरी की पूरी। अगर आपने पॉलिटी और मूल विधि सही ढंग से कर दिया तो तुमसे बड़ा बलवान कोई नहीं होगा, तुम गंगा स्नान कर लोगे। समझे कि नहीं समझे? एक बार के लिए तुम ज्योग्राफी या हिस्ट्री या इस तरह की चीजें ना भी करो, लेकिन पॉलिटी और मूल विधि को सही ढंग से कर लिया तो ये समझ लो कि गंगा स्नान तुम्हारा हो चुका है। समझे? अपना मैथ का पोर्शन सही ढंग से करो, रीजनिंग अच्छा बनाओ, हिंदी पे बहुत विशेषकर फोकस करो। देखिए अमूमन जो एसएससी का बच्चा होता है वो मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, उसकी पकड़ अगर नहीं होती है तो पॉलिटी पे और हिंदी पे पकड़ नहीं बन पाती। अब आप उनको किस तरीके से आउट करोगे? हिंदी को अच्छा बनाइए। भाई मैथ और रीजनिंग तो ऑलरेडी आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे होगे, लेकिन आपकी पकड़ पॉलिटी और मूल विधि पे, यानी कि जो ये सिलेबस है इस पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, और साथ में हिंदी पे भी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। बेटा ये 2 चीजें अगर आप सही ढंग से करके ले गए तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। तो स्ट्रेटजी बेटा इस तरीके से बनाओ कि आप ये सोच के चलो कि सभी बच्चों का जो है एक तरीके से मैथ और रीजनिंग एक लेवल का होता है, क्योंकि बहुत दिन से आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं। ठीक है। और अगर आपका कमजोर है तो उसे अच्छा बनाइए। लेकिन अब आपको फोकस सबसे ज्यादा फिर किस पे करना होगा? अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी अगर अपने कंप्यूटर को पछाड़ोगे तो कैसे पछाड़ोगे? आप हिंदी और पॉलिटी के माध्यम से ही आप उसको आउट करोगे, क्योंकि मैथ में संभावना बहुत कम बन जाती है, रीजनिंग में संभावना बहुत कम, तो संभावना किस में ज्यादा बनेगी? पॉलिटी में और हिंदी में। यानी कि ये आपकी उंगलियों पर फिंगरप्रिंट पे होनी चाहिए बेटा ये चीजें। पॉलिटी के आर्टिकल्स हो गए, आईपीसी की धाराएं हो गई, जो भी मेन मेन इंपोर्टेंट धाराएं हैं, ठीक है, उनके दंड के प्रावधान हो गए। ठीक है। ये तमाम तरह की चीजें, कुछ इंपोर्टेंट केस हो गए, और हिंदी, ये चीजें अगर आप सही ढंग से बहुत अच्छे ढंग से कर लो तो बेटा सिलेक्शन पक्का है। अरे नालायको, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है। आप में से कुछ मेरे से भी बड़े होंगे, और हो सकता है भाई आप में से अधिकतर बच्चे तो मेरे से छोटे ही होंगे, बेशक आप पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों ना हो। ठीक है। तो अब मुझे बार बार कहने की बेटा जरूरत नहीं है, बस मैं इतना कह रहा हूं, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। टाइम आ चुका है। अभी तक जो पढ़ना नहीं शुरू किए थे तो आप पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है।
बाहर से कोई बुक बेशक नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ो, कोई जरूरी नहीं है। हमारे क्लास नोट्स पढ़ लो, क्लास नोट्स बनाओ, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन पे फोकस कर लो। एक यही तरीका है बेटा, कान को उल्टा मत पकड़ो, घुमा फिरा के मत पकड़ो, सीधा पकड़ लो। यही सिलेक्शन का तरीका होता है। समझे कि नहीं समझे? ये बुक लेके आऊं, वो बुक लेके आऊं, ये करना है, वो करना है, इनमें टाइम मत बर्बाद करो। हमारे कंटेंट अपने आप में सफिशिएंट है, हमें अपने कंटेंट पे पूरा विश्वास है और इसी कंटेंट के थ्रू हमने सिलेक्शन दिए भी है, ठीक है। कोई आज पहली बार क्लास में नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ, 12-13 साल का पूरा अनुभव है बेटा। कहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, किस तरह का कंटेंट बच्चे को दिया जाना चाहिए, ये पूरे दावे के साथ 100%, मतलब एक दावे के साथ पढ़ाते हैं। तो कहने का या बताने का मतलब यही है कि बेटा बस 2 चीजों पर फोकस कर लेना जो मैंने बताया। हमारे क्लास नोट्स को सही ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। हालांकि आपको जो है ये क्लास का जो पीडीएफ है ये भी आपको रोज अब मिलेगा। साथ में इसके अलावा जो पीडीएफ जो नोट्स हैं, चाहे वो प्रिंटेड हो या वो भी दिया जाएगा। और डेली डे बाय डे क्लास पर फोकस करो और डेली पढ़ो, ठीक है। सिलेक्शन कंफर्म है, सिलेक्शन हो जाएगा। और आपकी कोई क्वेरीज है तो बेटा पूछ लो। अभी 4-5 दिन आपकी क्लास नहीं चलेंगी, मैं फिर से आपसे बता रहा हूं, उसके बाद आपकी कंटिन्यूअस क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले हम आईपीसी से ही स्टार्ट करेंगे और आईपीसी में लगभग 100 या 150 धाराएं जो हैं, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं, उन पर बहुत अच्छे से फोकस करके चलेंगे, ठीक है। सर इंग्लिश में नोट्स मिलेगा सर? बेटा इंग्लिश में मेरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा क्योंकि मैं बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, ठीक है। सर क्लास, सर कल क्लास, बेटा कल क्लास नहीं होगी। सर आपके समझाने का तरीका बेस्ट है। बेटा ये समझाने का तरीका नहीं, अनुभव होता है, समझे। और हमारा समझाने का तरीका भी अच्छा है और हम ये भी जानते हैं कि बच्चे को क्या देना चाहिए, किस कंटेंट, कैसा कंटेंट देना चाहिए, ठीक है। आलतू फालतू की बातों पे हमारा फोकस नहीं होता बिल्कुल भी। और आईपीसी के लिए सर कोई बुक? आईपीसी के लिए बेटा मैं बुक तो खैर कोई लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के लिए मैं बुक आपको बताऊंगा। एक बार मैं मार्केट में देख लूं कि कौन सी अच्छी बुक है। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है एमसीक्यू, यानी आईपीसी के क्वेश्चन, एक्ट के क्वेश्चन आपको निकालने हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सर आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है? बेटा आईपीसी सीआरपीसी में अंतर बता तो दिया। आईपीसी जो है वो अपराध की परिभाषा और अपराध का दंड बताता है कि भाई कोई अपराध है उसकी परिभाषा, जैसे मर्डर की क्या परिभाषा है और मर्डर के लिए क्या दंड होगा ये बताता है। आपराधिक दंड संहिता ये बताता है कि अपराध की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह की प्रक्रिया होगी, कोई केस किस तरीके से चलेगा, पुलिस किसी केस को कैसे आगे प्रक्रिया के थ्रू बढ़ाएगी, किस तरीके से वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, किस तरीके से वो जज के सामने होगा, ठीक है। वो प्रक्रिया होती है सीआरपीसी में। सर एमसीक्यू कुछ आप भी करवा दीजिए। एमसीक्यू में बेटा बता तो रहा हूं, मैं खुद आप लोगों के लिए सोच रहा हूं कि पॉलिटी के में जो क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए कुछ फ्री क्वेश्चंस करवाऊं और इस तरीके से करवाऊं ताकि आप सभी बच्चों को फायदा मिले, क्योंकि हमारा भी बेटा उद्देश्य ये है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि सिलेक्शन एमसीक्यू पर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि एक जो निखार आएगा ना बेटा आपका, जो एक कंसेप्ट क्लियरिटी जो बनती है, जो एक पढ़ाई में जो एक तरीके से कहते हैं ना क्रीम जो चीज बनती है, वो एमसीक्यू करने के बाद ही आती है। आपको ये लगने लगेगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमें किन चीजों पर सुधार करना है, वो एमसीक्यू ही सेट करता है इन चीजों को। सर प्लीज गाइड में से सर क्या हिस्ट्री की क्लास कब से चलेगी? बट्टे बेटा मुझे पता नहीं, वो मैनेजमेंट के पास कॉल करिए। यूपी ट्रेनिंग में जो बुक मिलती है वो अपडेट करा दो। अरे नालायक हो तुम अरे भैया जो तुम इधर उधर की चीजों पर फोकस मत करो बेटा, जो पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लो, ठीक है। सर क्वेश्चन भी करवा देना, तो कर तो रहे हैं बेटा, उसी की तो बात कर रहे हैं हम। 24 में से कितने हो जाएंगे बेटा? 24 में से 24 हो जाएंगे, ठीक है। 24 में से 24 हो जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कह रहा हूं मैं, गारंटी है मेरी इस बात की। अगर 24 में से 24 नहीं करके आओ तुम, बशर्ते की ईमानदारी के साथ पढ़ लेना, एक क्वेश्चन भी आउट नहीं होने दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। एक्स सर्विसमैन के लिए छूट रहेगी, ये मुझे अभी देखो, अभी नोटिफिकेशन आ जाने दो, तब उसमें क्लियर होगा। हाँ 40 में से
24 का योगदान, 24 का नहीं बेटा, ज्यादा का योगदान होता है, मैंने आपको बोला भी ना। 24 तो फिक्स है, लेकिन आप पेपर सेट को उठा के देखोगे तो 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आ जाते हैं। जैसे इस टाइप के जीके टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, मतलब 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी अटक जाते हैं। तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो ये पॉलिटी में तो तुम वैसे भी पढ़ते हो, लेकिन ये जीके का भी पोर्शन है अपने आप में, जिसको हम जीके टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो कुल मिलाकर इसी वजह से तो मैंने बताया कि बेटा वैसे तो 24 क्वेश्चन है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से बढ़ जाते हैं। और ठीक है, कितना टाइम लगेगा सिलेबस खत्म होने में? 5 महीने का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं बेटा। अगर एग्जाम आपका पहले हुआ तो हम 4 महीने में उससे पहले ही खत्म करवा देंगे, एग्जाम से 15-20 दिन पहले। ठीक है सर, नोट्स कंप्लीट होगा, कंप्लीट हो जाएगा बेटे। नोट से उतना फायदा नहीं होता जितना फायदा क्लास से होता है। क्लास नोट्स ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आईपीसी एंड सीआरपीसी, सर पॉलिटी का पीडीएफ नहीं मिला है बोर्ड। अच्छा प्लीज सर मेरा कमेंट पढ़ें, मैं बहुत परेशान हूं। बेटा सूरज क्यों परेशान हो रहे हो? सर आज वाला नहीं मिला है, तो आज वाला नहीं मिला। आज मैंने क्लास ही कौन सी ली है बेटा? ठीक है, चलिए खैर, समझदार हो, बुद्धिजीवी हो आप सभी। ठीक है बेटा, मेरी बस लास्ट में अब मैं क्लास को ऑफ करने वाला हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात तो आपको नोट्स मिलेगा, पीडीएफ बाइलिंगुअल मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। दूसरी बात, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, सिलेबस में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। फोकस हमारा उन चीजों पे बहुत ज्यादा होगा जो चीजें सिलेक्शन आपका करवाएंगी। रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाने का पूरा हमारा प्रयास होगा। हमारा कंटेंट अपने आप में यूनिक होगा, और देन उस कंटेंट पे जो है, उसी कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, वही आपका सिलेक्शन कराएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करना, क्योंकि सिलेक्शन में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरा यह है कि मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होगी, और अभी ये आज पहली क्लास है मूल विधि की। 4-5 दिन का ब्रेक रहेगा, उसके बाद मैं कंटिन्यूअस क्लास स्टार्ट करवाऊंगा। ठीक है, हालांकि पॉलिटी की क्लास रेगुलर वे में अब चलती रहेगी, लेकिन मूल विधि की क्लास 4-5 दिन के बाद स्टार्ट होगी, जो यूपीएसआई बैच की होगी। वैसे तो मेरा मूल विधि जो स्पेशल बैच है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, कल कोई क्लास नहीं होगी। मंडे से आपकी मूल विधि की क्लास, जो मूल विधि स्पेशल बैच के बच्चे हैं उनकी क्लास मंडे को होगी, लेकिन यूपीएसआई में जो क्लास है वो लगभग 5-6 क्लास हो, यानी 5-6 दिन के बाद स्टार्ट होगी। ओके ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो आपकी क्वेरी जितनी भी थी मैंने सबका जवाब दे दिया है बेटा। आज एक इंट्रोडक्शन था, हमने आज इसलिए कोई ज्यादा टॉपिक हमने नहीं करवाया, लेकिन अब जब भी मेरी क्लास मूल विधि की, यानी कि जब भी क्लास इस बैच में होगी, तो हम आईपीसी से स्टार्ट करेंगे, और देन उसके बाद जो है हम उन चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं। और ये जो बैच है, मैं आपको बता दूं कि बेशक अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, यानी कि ये जो बैच है वो बेसिक टू हायर की तरफ हम लेके जाएंगे। तो अगर जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं कर पाए, तो बेसिक से भी सीखना चाहते हो तो बेटा बेसिक से भी सीखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। धैर्यता बना के रखें, ठीक है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है, और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करें, सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हुए बेटा गुड नाइट, जय हिंद।